नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। IASPCS बाय एग्जामपुर चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग वन चाइना पॉलिसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये वन चाइना पॉलिसी जो है एक निसंदेह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। और हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वन चाइना पॉलिसी क्या है और इससे जुड़ा हुआ जो ताइवान विवाद है ना, वो ताइवान विवाद क्यों बना हुआ है। हमारे सामने आप देख सकते हैं चाइना ताइवान। और क्या एक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विचारक हैं उनमें एक बहुत अच्छा कंट्राडिक्शन है। ठीक है, कंट्राडिक्शन ये है कि कुछ ऐसे विचारक हैं जो चाइना का हिस्सा मानते हैं ताइवान को, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ताइवान जो है वो एक संप्रभु देश है। उसके पीछे कारण भी है कि ताइवान जो है उसका अपना संविधान है, अपनी आर्मी है, अपना शासन है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि जो विचारक ये कहते हैं कि ताइवान फ्री है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी जानना होगा कि ताइवान अगर एक संप्रभु राष्ट्र है, जैसा कि वो स्वयं घोषित करता है, तो विश्व के जो बड़े बड़े संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और जो देश हैं विश्व में, उन्होंने ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता क्यों नहीं दे रखी है। क्यों केवल 15 के आसपास देश हैं जो ताइवान को एक संप्रभु राष्ट्र मानते हैं, जबकि हम जानते हैं कि विश्व में अगर यूएन की बात करें तो यूएन में ही 193 देशों का संगठन है। अब उस 193 में अगर 15 देश किसी क्षेत्र को संप्रभु राष्ट्र मान रहे हैं तो कहाँ तक ये उचित होगा कि हम उसे संप्रभु राष्ट्र माने। ठीक है, तो कहने का आशय यहाँ पर सीधा सा ये है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत आज ताइवान चीन के लपेटे में आया हुआ है। और इस तरह का जो वन चाइना पॉलिसी का जो पर्सपेक्टिव है चाइना का, वो न केवल ताइवान को लेकर विवादित है, चीन के जो और लगे हुए क्षेत्र हैं जिसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो पड़ोसी देश है चाइना का, भारत। तो चीन का भारत के साथ भी अगर हम कहें तो इसी तरह का वन चाइना पॉलिसी के तहत वो भारत के भी तमाम क्षेत्रों को, चाहे वो जम्मू कश्मीर का अक्साई चिन और उसका विस्तार हो, चाहे नेपाल भूटान के क्षेत्र हो, चाहे सिक्किम का क्षेत्र हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने विस्तार को जताने का प्रयास करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको ये समझना बहुत जरूरी है शुरुआत में कि वन चाइना पॉलिसी को हमें देखना किस नजरिए से है। वन चाइना पॉलिसी की एक नज़र तो ये हो सकती है कि जैसे मान लीजिए कि चाइना वन चाइना पॉलिसी को अप्लाई कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है दो नहीं, है ना। इसका मतलब दो नहीं है, केवल एक, यानी कि चीन और चीन से जुड़े हुए जो द्वीप हैं, क्षेत्र हैं, उन पर केवल और केवल चीन का नियंत्रण। सीधी सी बात, वन चाइना। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वन चाइना पॉलिसी को लेकर चीन द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री रिलेटेड हो, चाहे वो टॉक से संबंधित हो, बातचीत से संबंधित हो, किसी भी तरह के उसके जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें एक इस तरह का एरोगेंस दिखाई दे रहा है, एक ऐसा ईगो दिखाई दे रहा है, एक ऐसा उसका मंतव्य दिखाई दे रहा है जिसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की तानाशाही टाइप की। अगर ताइवान आज एक सक्षम क्षेत्र है, आपके सामने यहां दिख रहा है ना, एक स्टेट है जो अलग करती है ताइवान स्टेट, तो ताइवान और चाइना एक दूसरे से अलग हैं, है ना। और अगर ये देश ताइवान अगर ये चाहता है कि हम विश्व में एक संप्रभु देश के रूप में रहें, तो क्यों नहीं रह सकते। चीन एक आज एक बड़ा देश है, आर्थिक रूप से सैन्य रूप से मजबूत देश है, तो वो हमें दबा ले जाएगा, हम दब जाएं, हम दूसरे के नियंत्रण में आ जाएं, सिर्फ इस बात पर कि वो हमसे बड़ा है। तो ऐसा ताइवान फिलहाल तो नहीं सोचता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ताइवान इस समय अगर किसी मुद्दे पर मजबूती से काम कर रहा है तो वो ये है कि उसकी आइडेंटिटी लॉस ना हो। वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है कि हम एक संप्रभु राष्ट्र थे, हैं और रहेंगे।
अब मुद्दा आता है कि अगर हम चाइना की इस वन चाइना पॉलिसी को तानाशाही या डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर रहे हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है ना। क्योंकि अगर हम चाइना की हरकतों को देखें तो चाइना के जो शिप हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, वो इस एक प्रकार से विभाजक रेखा जो है पानी पे, उसको क्रॉस करते रहते हैं, चाइना के क्रॉस करके आते रहते हैं और एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं ताइवान पर कि सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम पर अटैक करके तुमको अपने कब्जे में ले लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये वन चाइना पॉलिसी और उससे संबंधित ताइवान का मुद्दा। ठीक है, अब यहां पर दूसरी चीज जो हम लोग को समझनी है वो ये कि दोनों में डिफरेंसेस क्यों हैं, क्यों दोनों एक दूसरे की विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। आइए उसको थोड़ा सा एक मुद्दे के हिसाब से उसको सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखिए आराम से, ये कुओमिंतांग है, उनका ये साइन है, और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कहने का मतलब कि ये रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। मुख्य लड़ाई जो है वो इसीलिए है कि अगर हम इनकी बात करें, पीआरसी की, तो इसकी विचारधारा जो है वो साम्यवादी है, साम्यवादी देश है चीन। ठीक है, और आरओसी की बात करें, रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करें, तो इनकी जो विचारधारा है वो राष्ट्रवादी है, नेशनलिस्ट। अब आपको यह समझना है, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, आपको यह समझना है कि चीन में साम्यवाद का प्रसार और ताइवान में राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इन दो विचारधाराओं की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर ये दोनों विचारधाराएं एक ही होती तो शायद आज ये मुद्दा नहीं होता। अगर चाइना राष्ट्रवादी होता या ताइवान कम्युनिस्ट हो जाता, लेकिन दोनों की विचारधाराओं में अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा। अब हमारे पास 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे बच्चों यह है कि क्या चीन और ताइवान अपने इतिहास में एक ही थे? अगर एक थे तो फिर अलग कैसे हुए? और अगर अलग हुए तो अलग होने के पीछे घटनाक्रम क्या है? क्या वो घटनाक्रम इतना मजबूत है कि अगर आज ताइवान कह रहा है कि हम संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो क्या उसकी इस बात पर दम है? आइए इसको क्रम से समझने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले हम लोग विवाद की शुरुआत देख लेते हैं कि क्यों एकदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समकालीन विश्व है उसमें चीन ताइवान एक विवाद के रूप में कैसे खड़े हो गए। आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे तो जैसा कि हमने आपको ताइवान दिखाया, तो हाल ही में आपको पता होगा कि अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो है, इनकी ताइवान यात्रा के बाद चीन और अमेरिका के बीच तकरार बढ़ गया है और वहीं चीन ने ताइवान को भी इसे लेकर अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। चीन ने तो यहां तक कह दिया था कि नैन्सी पेलोसी, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे भारत में लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसी तरह से नैन्सी पेलोसी हैं अमेरिका में, और एक बहुत बेहतरीन लेडी हैं, और उनके प्लेन को उड़ाने की बात तक चाइना ने कर दी थी। इतनी नाराजगी चाइना व्यक्त कर रहा था, इसलिए नहीं कि उसको अमेरिका से विशेष दुश्मनी है, वो एक दुश्मनी है, वो एक अलग मुद्दा है। इसलिए क्योंकि चीन का यह कहना था कि ताइवान का जो मुद्दा है वो हम और ताइवान मिलकर आपस में निपटा लेंगे, इसमें किसी अन्य देश को शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चीन जो है उसकी बौखलाहट हमें दिखाई देती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन इसे अपनी, देखिए आ गया, वन चाइना पॉलिसी में दखल मान रहा है। दरअसल चीन ताइवान को कभी भी एक अलग प्रांत के रूप में नहीं देखता है और चीन को उम्मीद है कि ताइवान एक दिन उसके साथ हो जाएगा। क्लियर है? तो इस पे ये जो बात लिखी हुई है, ये बात तभी सही हो सकती है जब राष्ट्रवादी विचारधारा को त्याग कर
ताइवान साम्यवादी विचारधारा को स्वीकार कर ले, अन्यथा यह संभव नहीं है। यह भी आप यहीं पर स्पष्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप उस चीज को फिर समझ नहीं पाएंगे, है ना। यहीं स्पष्ट कर लीजिए, या तो चीन राष्ट्रवादी हो जाए, डेमोक्रेटिक हो जाए, लोकतांत्रिक मूल्य वहां पर आ जाए, या ताइवान साम्यवादी हो जाए, कम्युनिस्ट हो जाए। ठीक है, तो इस बात को जरा समझे रहना। आपसी सहमति से तो संभव नहीं है। आइए थोड़ा सा वन चाइना पॉलिसी को और थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में चाइना कहता क्या है। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने वन चाइना पॉलिसी बनाई। इसमें न सिर्फ ताइवान को चीन का हिस्सा माना गया, बल्कि जिन जगहों को लेकर, देखिए वही बात आ गई, भारत के हिस्से भी इसके अंतर्गत आ रहे हैं, है ना। जिन जगहों को लेकर उसके अन्य देशों के साथ टकराव थे, उन्हें भी चीन का हिस्सा मानते हुए अलग पॉलिसी बनाई गई थी। तो कहने का आशय यहां सीधा सा ये है कि चीन जिन क्षेत्रों को अपना मानता है, या उसके अपने इतिहास में जिन क्षेत्रों का वो कभी ना कभी उसके क्षेत्र रहे हैं, अगर आज वो क्षेत्र दाएं बाएं हो गए हैं, अलग हो गए हैं, तो वो उनको समेटने का प्रयास कर रहा है। इन्हीं समेटे गए क्षेत्रों की जो पॉलिसी उसने बनाई है, वही वन चाइना पॉलिसी है। क्लियर है। अगर हम चलते चलते ये कहना चाहें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में उसकी जो पॉलिसी है वो 5 फिंगर पॉलिसी है। 5 फिंगर पॉलिसी का मतलब है अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, उसके साथ साथ जो नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का, ये इस तरह से 5 फिंगर बन जाएगी। और जो पाम है, जो हथेली है, वो तिब्बत का क्षेत्र है। तो तिब्बत हो गया हथेली, और 5 उंगलियां जो इन क्षेत्रों को अगर हम एक साइड से देखें तो अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल, जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन का जो ऊपर का एरिया है। तो ये जो एरिया है, ये उसकी 5 फिंगर बना रहे हैं, और चीन भारत के परिप्रेक्ष्य में इस पॉलिसी को अपनाता है और कहता है ये हमारा तिब्बत का क्षेत्र है। खैर, तो फिलहाल आपको ये समझना पड़ेगा, और यहां पर थोड़ा सा आपको 1949 में विचार करना होगा कि 1949 में आखिरकार हुआ क्या था। तो आपको पता है कि ये हम लोग ने चर्चा भी करी है, अभी आगे भी आएगा, कि जो माओ जेडोंग थे, उन्होंने 1 अक्टूबर 1949 को चाइना को कम्युनिस्ट देश के रूप में फ्री किया था। क्लियर है। सारी चीजें बहुत ध्यान से आराम से समझिएगा। फिलहाल आपको यह समझ में आ गया होगा कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी है क्या। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन इन हिस्सों को प्रमुखता से अपना बताता रहा है। इस पॉलिसी के तहत मेनलैंड चीन और हांगकांग, मकाऊ जैसे 2 विशेष रूप से प्रशासित क्षेत्र भी आते हैं। अगर आपने हांगकांग का नाम सुना हो, मकाऊ का नाम सुना हो, तो ये क्षेत्र भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये हांगकांग का क्षेत्र है, ये मकाऊ का क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र हैं, इनको भी जो चाइना है वो ये कहता है कि ये हमारे द्वारा ही प्रशासित क्षेत्र हैं। इनकी संप्रभु या सोवरीन कंडीशन अगर हम कहें तो इनकी नहीं है, ये सोवरीन नहीं है ना, हमारे ही कंट्रोल में है। इसी तरह से वो चाहता है कि ताइवान जो है वो भी हमारे कंट्रोल में रहे। क्लियर है। कभी चीन का हिस्सा था ताइवान। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसा अभी हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे विचारक हैं जो 2 तरह की बातें करते हैं। पहले विचारक जो हैं वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि जो ताइवान है वो चीन का हिस्सा है। वो इस बात के लिए संतुष्ट हैं, इस बात के लिए वो ढेर सारे तर्क देते हैं और ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ताइवान जो है वो चीन का ही हिस्सा है। ठीक है। दूसरे विचारक जो हैं वो इस बात को तर्क सहित सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ताइवान जो है वो चीन का, अगर हम लीगली कहें, वैधानिक रूप से कहें, तो वो हिस्सा नहीं है। ताइवान एक संप्रभु राष्ट्र है, और ऐसा वो इसलिए भी कहते हैं तर्क में कि वो कहते हैं कि उनका अपना संविधान है, उनकी अपनी आर्मी है, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो इस आधार पर अगर कहा जाए कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इस तर्क को कमजोर क्या करता है? कमजोर ये करता है, जो ये लोग कहते हैं, कमजोर ये करता है कि अगर ताइवान एक संप्रभु देश है, उसका अपना संविधान है, सारी बातें हैं, सब सही है, तो विश्व के जो 193 देश हैं यूएन के,
उन 193 देशों में केवल 15 देश ही क्यों हैं जो इसको संप्रभु, ताइवान को संप्रभु देश मानते हैं? तो वहां पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि गिने चुने देश ही ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ताइवान चीन के सामने अगर देखा जाए तो बहुत ही मामूली सा छोटा सा एरिया वाला देश है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चाइना कोई कमजोर देश वर्तमान समय में तो नहीं है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो आज आप भी अमेरिका रूस के बाद अगर किसी तीसरे देश का नाम लेते हैं ताकत के हिसाब से, तो आप चाइना का नाम ही लेते हैं। उसे कंपेयर करते हुए हम देखते हैं, क्योंकि आज अगर अमेरिका किसी को अपना राइवलरी मान रहा है, दुश्मन मान रहा है, तो वो चाइना ही है। तो अमेरिका अगर किसी को अपना दुश्मन के रूप में देख रहा है, ताइवान को सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, चीन के विरोध में जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि चीन ने इतनी स्थितियां तो अपनी मजबूत कर ही ली हैं कि एक स्वतः सिद्ध जो देश है कि हाँ वो ताकतवर है अमेरिका, वो चाइना का विरोध कर रहा है। तो सीधी सी बात है। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कभी चीन का हिस्सा था ताइवान, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और फिर इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग तर्क सहित कैसे चर्चा में ला सकते हैं। ताइवान पहले चीन का हिस्सा था। दोनों देशों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। 1644 के दौरान की अगर हम बात करें, जब चीन में चिंग वंश का शासन था, तो ताइवान उसी के हिस्से में था। तो कहने का मतलब यह है कि निश्चित तौर पर इसी मुद्दे को चीन आज पकड़े होगा कि एक समय ऐसा था जब ताइवान हमारा हिस्सा था। 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। इसी के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। अब यहां थोड़ा सा 2 मिनट आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप 1895 देख रहे हैं और चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हुआ क्या कि 1895 में चीन जापान युद्ध हुआ, और उस चीन जापान युद्ध में एक छोटे से देश जापान ने चीन को पटकनी दे दी, चीन को पराजित कर दिया। ठीक है, ये उस समय विश्व में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में इसको काउंट किया गया। तो निश्चित तौर पर 2 शब्द जापान के लिए तो हम लोग को डिस्कस करना बनता है। तो वो 2 शब्द प्यारे बच्चों ये हैं कि हुआ क्या कि जैसे जो जापान था 1870 की अगर हम बात करें, अराउंड 1870, 1860, 1870, तो जापान कोई बहुत पावरफुल देश नहीं था। लेकिन 1860-70 के बाद जापान ने अपने यहां जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, औद्योगिकरण किया, अपना जो विकास किया, तो जापान ने कहीं ना कहीं यूके को अपना आइडियल बनाया। जो जापान की पॉलिसी थी, उसने यूके को अपना आइडियल बनाया, और उसने ये विचार किया कि अगर यूके 70-75 देशों पर शासन कर सकता है, उन्हें अपनी कॉलोनी बना सकता है, तो जापान ये काम एशिया में क्यों नहीं कर सकता है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से या एरिया वाइज देखा जाए तो यूके और जापान में कोई अंतर भी नहीं ज्यादा। तो अगर यूके कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो इस विचारधारा से उसने बिल्कुल यूके के पिछलग्गू होने के की तरह, या बिल्कुल ऐसे मान के चलिए कि एक गुरु शिष्य की तरह उसने फॉलो किया ब्रिटेन की पॉलिसी को, और उसने अपनी सेना और अपने संसाधन इकट्ठे करने शुरू कर दिए। और देखिए 1895 में उसने चाइना से युद्ध किया और चाइना को पराजित कर दिया, और इसी अपने क्रम में 1905 में वो रूस पर भी अटैक करता है और रूस को भी दांतों तले चने चबवा देता है, जापान। तो ये शब्द थे जापान के। तो ये याद रखिएगा कि अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी की जो शुरुआती समय था 1890, 1900, 1910, 1920 के आसपास, जापान विश्व में एक ताकतवर देश के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा था। क्लियर है? ये बात महत्वपूर्ण थी, इसे थोड़ा सा विचार में रखिएगा। तो जापान को आप इतना हल्के में मत लेना, ठीक है। तो जब जापान ने चीन को पराजित किया तो ताइवान जो है वो किसके पास चला गया? जापान के पास। ठीक है, आराम से समझना।
अब देखो आगे क्या हुआ। आगे 1949 में चीन में गृह युद्ध हुआ। तो अब 1949 अभी हम लोग ने चर्चा की थी, तो वहां पर जो माओ से तुंग हैं, माओ जेडोंग जिन्हें हम कहते हैं, के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कॉमिंगतंग पार्टी जो है उसको हरा दिया। अब यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पर विचार में अंतर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो माओ से तुंग हैं ये साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, ठीक है। और जो पहले से सरकार चली आ रही थी जिसको माओ ने पराजित किया, वो चियांग काई शेक की सरकार थी, ठीक है। और चियांग काई शेक की जो पार्टी थी कॉमिंगतांग, ये पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी थी, है ना, नेशनलिस्ट पार्टी थी। क्लियर है? इसको देख लीजिए। अब ये चियांग काई शेक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने इनका नाम कई बार सुना होगा, और ये माओ जेडोंग है, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि चियांग काई शेक जो हैं ये जब गद्दी से हटाए गए, ठीक है, और इनके जो फॉलोअर थे चियांग काई शेक के, राष्ट्रवादी लोग जब पराजित हो गए, माओ जेडोंग ने सत्ता चाइना में स्थापित कर ली, तो उस दौरान क्या हुआ कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग थे जिनको माओ जेडोंग सहन नहीं कर सकते थे, वो मूव कर गए कहां? ताइवान में। तो चीन, जो मुख्य चीन है, मेनलैंड चीन है, वहां पर साम्यवादी लोगों ने माओ जेडोंग के नेतृत्व में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, और जो कॉमिनतंग पार्टी या राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे वो मूव कर गए ताइवान। क्लियर है? तो अब थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, ये हम लोग ने शुरू में अभी चर्चा करी थी। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हो गई, है ना, 1949 में, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो ताइवान में इस्टेब्लिश हो गया। अब यहां पर आप एक बात याद रखिएगा कि दोनों की विचारधारा यहां पर बिल्कुल अलग है, और इस विचारधारा के अलग होने का ही कारण है विवाद, ठीक है। चलिए आगे देखें क्या हुआ। इसके बाद कॉमिंगतंग पार्टी ताइवान पहुंच गई और वहां जाकर अपनी सरकार बना ली। भाई ठीक है ना। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो उसने कॉमिंगतंग को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। अब देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण और कितनी क्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है, यही सारा मुद्दा फंसा हुआ है कि वो क्षेत्र जो जापान के नियंत्रण में था एक लंबे समय से, 1895 से जापान के नियंत्रण वाला जो क्षेत्र था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान बुरी तरह से पराजित हो जाता है 1945, आपको पता ही है, हिरोशिमा नागासाकी। तो जापान 1945-46 में क्या करता है कि ये जो कॉमिनतंग पार्टी, जो राष्ट्रवादी पार्टी चाइना पर शासन कर रही थी, चियांग काई शेक वाली, उसको सौंप देता है ताइवान। तो बहुत आराम से समझना, ठीक है, बस यहीं पर विवाद छिपा है, ठीक है। अब जरा समझिए कि जब ताइवान कॉमिनतंग को पार्टी को सौंपा जा रहा है, उस समय चीन हो चाहे ताइवान हो, कॉमिनतंग पार्टी जो है वो सत्ता में है। माओ जेडोंग जो है वो क्रांति कर रहे हैं, है ना। माओ जेडोंग जो है, इनका जो समय रहा है क्रांति का वो 1927 से 1949 तक, है ना। और 49 में इनको सफलता मिलती है, चीन में साम्यवादी सरकार बनाने में और सत्ता स्थापित करने में सफल हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब जापान ताइवान सौंप रहा है तो उस समय कॉमिनतंग जो है ये पावर में हैं, चाहे चाइना हो चाहे ताइवान हो। अच्छा, ये उस समय की फोटो है जिसमें हिरोहितो जो है एम्परर ऑफ जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये अपने हार पर सिग्नेचर कर रहे हैं। यूएस ऑक्युपाइंग फोर्सेस लेड बाय जनरल डगलस ए मैकार्थर, इनके सामने आत्मसमर्पण किया जा रहा है और ताइवान को सौंप दिया गया था। इसके बाद से ताइवान में चुनी हुई सरकार बन रही है, वहां का अपना संविधान भी है, ठीक है।
चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताती है। चीन इस द्वीप को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। अब ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। वही हमने कहा था कि पहले आप लोग चीजों को समझ लीजिए, फिर इस पर चर्चा करिए कि कौन सही कौन गलत। तो मुख्य मुद्दा यहां पर यह है कि जब कॉमिनतंग पार्टी जो है वो ताइवान में चली गई, वहां पर उसने अपनी सरकार बना ली, अपना संविधान बना लिया, अपने ढंग से रहने लग गई, ठीक है। और चाइना में मान लीजिए क्रांति सफल हो गई 1949 में, माओ जेडोंग ने वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित कर दी और पूरे चाइना पर नियंत्रण कर लिया। उसके 20-30 साल बाद जब उनको ये मालूम चलता है कि अरे ताइवान तो बगली में है, हमने इसे कॉन्कर क्यों नहीं किया, तो अब विवाद का विषय यहीं से शुरू हो जाता है और दोनों के बीच तनातनी शुरू हो जाती है और दोनों ही पार्टियां एक बड़ा बड़ा डायलॉग बोलती हैं। जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी जो है, वर्तमान जिसे आप चीन कहते हैं, उसने कहा कि हम ताइवान को अपने क्षेत्र में मिला लेंगे, आज नहीं तो कल, ठीक। कॉमिनतंग पार्टी जो है उसने एक फरमान जारी कर दिया कि आज तो हम ताइवान में हैं, सिमट गए हैं, छोटे से एरिया में हो गए, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है कि जो माओ जेडोंग ने क्रांति की थी उस क्रांति को समाप्त करके एक बार फिर से कॉमिनतंग पार्टी को चाइना में स्थापित करना। अब देखिए, दो विचारधाराएं एक दूसरे के कितनी विरोधी हो सकती हैं वो हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये दोनों आपस में एक नहीं हो सकते, और अगर एक होंगे भी तो इसमें आर्मी की मदद ली जाएगी और सिवाय नरसंहार के, खून खराबे के, रक्तपात के संभव नहीं है कि कोई एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित कर ले। क्योंकि अगर चाइना ताइवान पर नियंत्रण स्थापित करता है तो निश्चित तौर पर वो प्रेशराइज करेगा ताइवान के लोगों को कि वो कम्युनिस्ट हो जाएं, क्योंकि चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वहां हमारा ही क्षेत्र एक राष्ट्रवादी या लोकतांत्रिक विचारों में पले बढ़े। समझिए बात को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो लोकतांत्रिक रूप से ताइवान पनपेगा चीन के नियंत्रण में, तो अमेरिका और उससे संबंधित देश कल को ताइवान को लेके राजनीति कर सकते हैं, ताइवान के कान भर सकते हैं, ताइवान में अपनी सेना या इस प्रकार के कुछ मामले जो चीन की राजनीति को डिस्टर्ब करें स्थापित कर सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं। तो चाइना अगर कल को ताइवान को टेक ओवर करता है तो निश्चित तौर पर चाइना ताइवान के 100% जो प्रिंसिपल्स हैं नेशनलिस्ट या डेमोक्रेटिक, उनको जीरो कर देगा और एक कम्युनिस्ट ताइवान की स्थापना उसका अंतिम उद्देश्य रहेगा। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारा ही क्षेत्र हमारी ही विचारधारा को फॉलो ना करे। इसीलिए हमने कहा कि अगर कल को चाइना ताइवान को टेक ओवर करता है तो बिल्कुल ताइवान एक बेहतरीन रक्तपात के लिए, एक बहुत ही, जैसे हम जेनोसाइड कहते हैं, उसके लिए वो तैयार रहे। और ऐसा ना हो तो विश्व को यह चाहिए कि इस मुद्दे को आपसी बैठक और बातचीत के माध्यम से निपटाया जा सके। इस पर अभी हम लोग थोड़ी और चर्चा करते हैं, लेकिन तब तक आप ये देख लीजिए कि चीन वन चाइना पॉलिसी के रास्ते पर चल रहा है। इसी के तहत वह ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है। क्यों नहीं मानेगा? उसका अपना संविधान है, अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी आर्मी है, तो क्यों नहीं मानेगा संप्रभु? दुनिया में आज केवल 15 देश ही आरओसी को मान्यता देते हैं। इसमें बेलीज, ग्वाटेमाला, हैती, होली सी, होंडुरास, मार्शल आइलैंड, नौरू, निकारागुआ, पलाऊ, पराग्वे, सेंट लूसिया, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइन, स्वाजीलैंड और तुवालू शामिल हैं। ये केवल वो देश हैं जो ताइवान को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, WTO हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय भी आधिकारिक तौर पर आरओसी को मान्यता नहीं देते हैं।
यही कारण है कि विश्व के तमाम देशों ने आरओसी को मान्यता नहीं दी है। भारत का रुख अगर हम कहें इस मामले में तो तटस्थ है, और भारत का रुख तटस्थ रहना लाजमी भी है कि क्योंकि वो चाइना का मुद्दा है ना। तो भारत चाइना और ताइवान के मुद्दे पे तो नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन अगर चाइना कल को ताइवान को लेकर कोई जेनोसाइड करता है या कोई गलत युद्ध अपराध वाला कोई कार्य करता है, तो निश्चित तौर पर एक ग्रुप ऑफ नेशन जरूर बनेगा जो चीन का विरोध करता हुआ नजर आएगा। उसमें से भारत भी शामिल होगा उस ग्रुप में, है ना। हाल ही में अभी हमने देखा कि भारत ने जरा सा ताइवान के मुद्दे पर चीन के निगेटिव बोला तो चीन ने श्रीलंका में अपने शिप भेज दिए। हालांकि भारत के दबाव के चलते श्रीलंका को उन शिपों को वापस भिजवाना पड़ा। वो चाइना के मिलिट्री शिप्स थे, या कह सकते हैं कि सैन्य हरकत चाइना की श्रीलंका में शुरू हो रही थी भारत पर दबाव बनाने के लिए। तो ये सब कारण हैं प्यारे बच्चों, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो वन चाइना पॉलिसी है वो इसलिए खटाई में है क्योंकि ना तो चीन राष्ट्रवादी ताइवान की व्यवस्था को ओढ़ सकता है और ना ही ताइवान साम्यवादी चीन की व्यवस्थाओं को ओढ़ेगा। और जब ऐसा नहीं संभव है तो चाइना का ताइवान को अपने में मिलाना और उसकी संप्रभुता को नष्ट करना, उसकी आइडेंटिटी को नष्ट करना, उसके लिए चीन जो भी काम करेगा वो रक्त रंजित क्रांति को जन्म देगा। आगे बात समझ में? इसीलिए आपको ये बातें तसल्ली से समझाई गई कि मुख्य मुद्दा जो है वो यही है कि चीन ताइवान का जो इशू है वो यही है कि अगर ताइवान को संप्रभु देश के रूप में चीन मान ले, स्वीकार कर ले, तो इससे चीन की विदेश नीति प्रभावित होती है, क्योंकि ताइवान में साम्यवाद ना होकर राष्ट्रवादी विचारधारा है। आज नहीं तो कल अमेरिका जैसी ताकतें ताइवान को सपोर्ट करके चीन के लिए समस्या बन सकती है। इसलिए चीन की ताइवान पर टेढ़ी निगाह है, और ताइवान की स्वयं की चीन पर टेढ़ी निगाह क्यों है? क्योंकि ताइवान ये चाहता है कि एक समय था जब जो आरओसी था या जो राष्ट्रवादी चाइना था वो संपूर्ण चाइना था, तो हम आज केवल ताइवान तक सिमट गए हैं, तो हम इसे चाइना में भी आज नहीं तो कल अप्लाई करके मानेंगे। तो बहुत ही जटिल मुद्दा है, और इस मुद्दे का हल केवल और केवल बातचीत है। और इसका एक बड़ा हल हम इस तरह से समझ सकते हैं, वो ये कि ताइवान को एक संप्रभु राष्ट्र यदि घोषित कर दिया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चाइना के द्वारा चाइना ताइवान को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दे। जिस भी विचारधारा से ताइवान अपने आप को कंटिन्यू करना चाहता है उस विचारधारा के कंटिन्यूटी पे ओके कर दे। हाँ, चूंकि चाइना के बिल्कुल बगल में है ताइवान, इसलिए चीन ताइवान के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर कर ले, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, कि ताइवान जो है वो उन देशों के साथ सामरिक या सैन्य संबंधित किसी भी प्रकार के संबंध नहीं बनाएगा जिन देशों के साथ चाइना के अच्छे संबंध नहीं। तो अगर इस प्रकार का कोई एमओयू साइन हो जाता है तो इससे क्या होगा कि रक्तपात भी नहीं होगा, ताइवान संप्रभु राष्ट्र भी बन जाएगा, और चीन भी इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाएगा कि कल को ताइवान अगर कोई विदेशी संबंध अपने बनाता है तो कम से कम उन देशों के साथ ताइवान विदेशी संबंध नहीं बनाएगा जिनको चाइना ने अपने यहां अपनी लिस्ट में विरोधी राष्ट्र के रूप में रखा हुआ है। ये एक आसान और सरल उपाय हो सकता है हम लोग जिस पर
विचार कर सकते हैं, है ना। हालांकि अमेरिका की नीतियां हमेशा से बहुत ही रक्त रंजित विचारधारा को पैदा करने वाली रही हैं। तो अमेरिका का बस चले तो वो ताइवान को सेना दे के चाइना पर अटैक ही करा दे। तो इस प्रकार की विचारधारा को अमेरिका को नहीं अपनाना चाहिए और शांतिपूर्ण हल की ओर सभी देशों को विचार करना चाहिए। ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आगाज़ बैच बेहतरीन ढंग से अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है। 2023 यूपीएससी IAS 50 का इस्तेमाल करके आप जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। लगातार इसमें बेहतरीन कक्षाएं आपको दी जा रही हैं। हाफ रेट में आपके लिए फाउंडेशन बैच जो है वो उपलब्ध है। मात्र आपको 8,999 रुपये देने हैं और 1 साल के लिए 3 महीने और 6 महीने की फीस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं वन चाइना पॉलिसी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसके निदान के रूप में भी जो चर्चाएं हम लोगों ने की वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। फिर एक नए मुद्दे के साथ जल्दी ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। IAS PCS बाय एग्जामपुर आपके लिए समर्पित है। इस पर लगातार बेहतरीन कक्षाएं आपके लिए दी जा रही हैं। इन कक्षाओं को जरूर फॉलो करिए, सभी कक्षाओं को, है ना, और अच्छे से अपने UPSC की तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक है। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।